नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 9th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर का हिंदी में अर्थ होता है पदार्थ। प्राचीन भारत में जो हमारी एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी है उसमें मैटर को 5 तत्वों में बांटा गया है जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। लेकिन मॉडर्न डे साइंटिस्ट मैटर की परिभाषा बताते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज़ कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी चीज़ जो कुछ स्पेस घेरे यानी जगह घेरे और जिसका कुछ द्रव्यमान हो उसे हम मैटर या पदार्थ कहते हैं। अब मैटर के मुख्य रूप से 3 स्टेट्स होती हैं, लेकिन टोटल स्टेट्स की बात करें तो मैटर की टोटल स्टेट्स होती हैं 5: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट। क्योंकि मुख्य रूप से 3 ही स्टेट्स प्रचलित हैं और 9th क्लास के सिलेबस में भी मेनली सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी ठोस, द्रव और गैस, इन 3 ही मैटर की स्टेट्स के बारे में चर्चा की गई है। इसलिए मैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ये 2 रिनोन्ड साइंटिस्ट, एक भारत के सत्येंद्र नाथ बोस और एक अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों ने मिलके इस जो मैटर की स्टेट है उसका पता लगाया था और इसलिए इन्हीं के नाम पे इस स्टेट का नाम पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैटर होता क्या है, पदार्थ होता क्या है या किसका बना होता है? तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पदार्थ जो है वो कणों का बना होता है। अब वो जो कण होते हैं उसके क्या गुण होते हैं, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर दे आर वेरी स्मॉल और टाइनी, वो बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज़ दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सभी जो कण होते हैं, चाहे कोई भी पदार्थ हो, वो जिस कणों से मिलके बना होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है, वो एक पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इसे हम इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है तो इसकी तीसरी करेक्टरिस्टिक्स हो गई दे हैव स्पेस बिटवीन देम, और चौथी करेक्टरिस्टिक्स हुई दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज़ दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं और आप ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ जो मोशन में होती है उसमें खास प्रकार की एनर्जी होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप नमक का एक दाना भी लेंगे, एक ग्रेन, सिंगल ग्रेन ऑफ सॉल्ट अगर आप लेंगे और आप सोचें कि उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, तो 1 के आगे 18 ज़ीरो आपको लगाने पड़ेंगे। उतने पार्टिकल्स उस नमक के एक दाने के अंदर होते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। चलिए अब इन करेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके समझते हैं। पहली करेक्टरिस्टिक्स है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड दैट इज़ दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। पदार्थ के कणों के बीच में, जैसा मैंने पहले बताया, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल होता है। देखिए, आपने अनुभव किया होगा यदि हवा, जो कि एक गैसियस स्टेट है पदार्थ की, उसमें अगर आप अपने हाथ को मूव करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन किसी तैराक को तैरते हुए देखा है, जब वो पानी में अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है अपने हाथों और पैरों की सहायता से, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। और वहीं आपने किसी कराटे मास्टर को भी देखा होगा जो अपने हाथों से ईंटों को तोड़ने का प्रयास करता है। मैं आपसे कहूँगा ये घर पे खुद करने की कोशिश ना करें, लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि ऐसा करने में उसे बहुत बल लगाना पड़ता है। इसके अलावा चॉक, जो कि आप जिससे परिचित हैं, और आयरन नेल यानी कि लोहे की कीलें। चॉक को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन लोहे की कील को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो इन सब का कारण ये है कि जिस पदार्थ के कणों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा उतना ही उन कणों को दूर करने में ज़्यादा बल लगेगा।
गैस की स्थिति में क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होती है, इसलिए उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। हम आसानी से उसमें अपने हाथ को या शरीर के किसी अंग को मूव कर पाते हैं। पानी के कणों के बीच में क्योंकि स्पेस गैस के मुकाबले थोड़ी कम होती है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और सॉलिड में कण जो हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए उन कणों को अलग करने के लिए या उसमें जो है क्या कहते हैं, अपने हाथ को मूव करने के लिए हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। ऐसे ही चॉक के पार्टिकल्स जो होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कील या आयरन नेल के मुकाबले काफ़ी कम होता है, इसलिए उसको हम आसानी से तोड़ पाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। आगे चलते हैं। दूसरा जो गुण है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। अब इसको आप कैसे समझेंगे? देखिए, आप सब ने नींबू पानी, चाय अपने घर में पी होगी और रोज़ पीते भी होंगे। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप चीनी को शिकंजी बनाने के लिए पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है। देखिए, यदि आप इस बीकर को देखें और इसमें जो ब्लू डॉट्स हैं, आप ये मान लें कि ये ब्लू डॉट्स पानी के कणों को दर्शाता है और जो ये वाइट डॉट्स हैं ये चीनी के कण हैं। अगर हम इसमें ये मिलाएंगे तो मिलाने के बाद भी आप देखेंगे कि जो पानी का लेवल जो पहले था, चीनी डालने के बाद भी पानी का लेवल नहीं बढ़ा। इससे ये सिद्ध होता है कि जो चीनी के जो पार्टिकल्स या कण थे, वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी, जो खाली स्थान था, उसमें जाके वो घुल जाते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ शुगर टेक्स द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज़ दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। पदार्थ के कण कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं रहते, हमेशा गति करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपकी मम्मी खाना बनाती है तो पके हुए खाने यानी हॉट कुक्ड फूड का जो स्मेल है वो बहुत दूर तक आती है, उसकी खुशबू बहुत दूर तक आती है। इसी तरीके से यदि आप घर में अगरबत्ती जलाएं या परफ्यूम किसी ने घर में इस्तेमाल किया हो तो उसकी खुशबू भी पूरे कमरे में या पूरे घर में फैल जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो अगरबत्ती का जैसा हम एग्ज़ाम्पल लें, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हवा के पार्टिकल्स के साथ मिलकर और पूरे कमरे में फैल जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अगरबत्ती के पार्टिकल्स और हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। इसमें एक और कंसेप्ट आता है कि जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स हवा के साथ अपने आप मिक्स होते हैं, इसे हम कहते हैं इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न को अगर हम समझें तो इसकी डेफिनेशन है द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। यानी कि पदार्थ के दो अलग अलग पदार्थों के कणों का आपस में खुद से मिल जाना ही डिफ्यूज़न कहलाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि गैस ही गैस में मिक्स होती है। हम सभी जानते हैं कि जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं वो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन को इस्तेमाल सांस लेने के लिए करते हैं। आप सभी ने कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पी होगी और आप देखते हैं कि जब कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में डालते हैं तो झाग से उठते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है, CO2 गैस डिज़ोल्व होती है। तो इससे पता चलता है कि जो पदार्थ के जो कण हैं वो गति करते हैं। और डिफ्यूज़न के बारे में आपको एक बात और बता दूं, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, यानी जो खुद से पदार्थ के कण मिलते हैं तो वो सबसे जल्दी गैस में मिलते हैं, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड में। और द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो जो उनके घुलने की जो स्पीड है वो भी तेज़ हो जाती है। इसलिए ठंडे खाने की स्मेल दूर तक नहीं आती, लेकिन जो गर्म खाना होता है, गर्म खाने की स्मेल दूर तक जाती है, क्योंकि वो जल्दी डिफ्यूज़ होता है एयर में।
अब पदार्थ के इन गुणों को आप ठीक से समझ पाएँ, इसके लिए मैंने एक आपके लिए वीडियो तैयार किया है, इसे ध्यान से देखें। अब इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर की इन 3 स्टेट्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस और काइनेटिक एनर्जी का क्या रोल है। देखिए, इस वीडियो में ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि हर रेड डॉट के साथ 2 वाइट डॉट्स अटैच हैं, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो आप मान सकते हैं कि रेड डॉट ऑक्सीजन का एटम है और ये जो वाइट डॉट्स अटैच हैं ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है 146 केल्विन है। 146 केल्विन यानी कि लगभग -127 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी 127 डिग्री सेल्सियस कम। तो आप जानते हैं कि वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही सॉलिड स्टेट यानी बर्फ़ के रूप में रहता है। तो उससे नीचे भी वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस अगर 127 डिग्री सेल्सियस नीचे टेम्परेचर है तो भी वो सॉलिड फॉर्म में ही होगा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में हैं, और यहाँ पर आप देखें कि अगर सबसे पहले बात की जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी ओर पूरी ताकत से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी बात अगर हम देखें कि अगर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है तो इस वजह से स्पेस जो होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कम होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ताकत से एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे उतनी ही स्पेस कम होती चली जाएगी। और आप देख रहे हैं कि सभी पार्टिकल्स, सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में हैं। तो ये जो भी चीज़ मोशन में होती है तो उसमें एक ख़ास प्रकार की एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, कोई भी चीज़ जो गति करती है, मोशन में होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अब अगर हम 3 स्टेट्स की बात करें तो इस समय ये आप देख रहे हैं सॉलिड स्टेट। अब अगर हम इसको लिक्विड स्टेट में चेंज करें तो देखिए, लिक्विड स्टेट में आते ही टेम्परेचर के हिसाब से मॉलिक्यूल्स, वाटर जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें क्या फ़र्क आया। एक तो उनके बीच की स्पेस थोड़ी सी बढ़ गई, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि स्पेस लिक्विड स्टेट में थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले लिक्विड स्टेट में कम होता है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो ईजिली मूव कर पाते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि अगर हम इसको गैसियस स्टेट में चेंज कर दें तो क्या होता है। ये देखिए, अब हमने इसको गैस में बदल दिया। गैस में बदलते ही पानी जो है वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाता है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और साथ ही साथ स्पेस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि वो ईजिली मूव कर पा रहे हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में होती है वो गैसियस स्टेट में होती है। और अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। तो अब आप देख पाए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस और काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार चेंज होते हैं। तो देखा आपने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है पार्टिकल्स के बीच में। स्पेस जो पार्टिकल्स के बीच में होती है वो सबसे ज़्यादा गैस में होती है क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में क्योंकि पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं इसलिए स्पेस सबसे कम होती है। काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज़्यादा कोई चीज़ ज़्यादा तेज़ी से गति करेगी, ज़्यादा वेलोसिटी होगी, तो उतनी ही उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। गैस में क्योंकि वो फ्रीली मूव कर पाते हैं पार्टिकल्स, आपने देखा, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा गैसियस स्टेट में होती है पार्टिकल्स की। उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम जो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरीके से आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी या स्पेस के आधार पे जो डिफरेंस होता है वो आपने समझा। अब मैं आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस में उनकी शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी और फ्लूइडिटी, इसके आधार पे क्या डिफरेंस होता है, इसको ढंग से समझने के लिए एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। इसे ध्यान से देखिए। आइए अब हम जानते हैं कि शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी और फ्लूइडिटी, इनके आधार पे सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले शेप की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने नियॉन गैस की सॉलिड स्टेट को हम देख रहे हैं। उसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, जैसे कि सॉलिड्स में आपको पता है कि पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में स्पेस, जैसे कि मैंने पहले बताया था, बहुत कम होती है। इसलिए कोई भी चीज़ जो सॉलिड होती है उसकी शेप जो है वो लगभग डेफिनेट होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लिक्विड बात करें, अगर इसको हम लिक्विड में चेंज करें तो क्योंकि लिक्विड्स के बीच में थोड़ी बहुत स्पेस होती है सॉलिड्स के मुकाबले, इसलिए हम उसको किसी हद तक उसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। हम आप जैसा कि जानते हैं, जैसे कि पानी एक लिक्विड है, उसको आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसी कंटेनर की शेप ले सकता है। इसलिए लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इसी प्रकार से गैसियस स्टेट में भी क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस होती है, इसलिए उसकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होती है कि पार्टिकल्स जितनी स्पेस कवर करते हैं किसी कंटेनर में, जितनी स्पेस को फिल करते हैं, उसे हम उसकी वॉल्यूम कहते हैं। अब क्योंकि सॉलिड में फिक्स शेप होती है और पार्टिकल्स इजीली मूव नहीं कर सकते, तो इसलिए सॉलिड्स की जो वॉल्यूम होती है वो भी डेफिनेट होती है। लिक्विड्स जो है, अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड्स में भी जो वॉल्यूम होती है वो डेफिनेट होती है। लेकिन गैसियस स्टेज में अगर आप देखेंगे तो देखिए पार्टिकल्स जो है उसने पूरे कंटेनर को फिल कर दिया। अगर कंटेनर इससे बड़ा भी होता तो भी पार्टिकल्स उसको पूरा फिल कर देते। इसलिए गैसेस जो होती हैं उनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। अब अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि हम उसको कितना प्रेशर अप्लाई करके दबा सकते हैं। तो सॉलिड में क्योंकि पहले ही स्पेस बहुत कम है पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए वो सॉलिड्स लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में भी जो स्पेस होती है वो उतनी नहीं होती कि उसको ज़्यादा कंप्रेस किया जा सके। इसलिए लिक्विड्स की जो कंप्रेसिबिलिटी आप कह सकते हैं कि या तो नेग्लिजिबल, ना के बराबर, या बहुत ही कम होती है। गैसियस स्टेज में क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत गैप होता है, इसलिए हम उसको प्रेशर अप्लाई करके उसको दबा सकते हैं। इसलिए उसकी गैसियस स्टेट में किसी भी मैटर की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है। अब बात करें फ्लूइडिटी की। फ्लूइडिटी होती है, ये पदार्थ का वो गुण है कि जिससे वो फ्लो कर सकता है। अब सॉलिड्स, आपको पता है कि सॉलिड्स जो हैं उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लगभग वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और साथ ही साथ सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, यानी कि वो फ्लो नहीं करते। आपने कभी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को फ्लो करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन लिक्विड के केस में लिक्विड फ्लो करता है, इसलिए उसमें फ्लूइडिटी होती है। इसी प्रकार गैसियस स्टेज में भी गैस आसानी से फ्लो कर सकते हैं, तो गैसेस में भी जो फ्लूइडिटी होती है वो हाई होती है। तो इस प्रकार अब आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस में उनकी शेप्स, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी और फ्लूइडिटी के आधार पे क्या अंतर होता है ये जाना। तो देखा आपने कि अगर मैं इसको समराइज़ करूं, जो मैंने अभी वीडियो में आपको दिखाया कि सॉलिड की शेप जो है डेफिनेट यानी कि फ़िक्स होती है, लेकिन लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में हम लिक्विड को डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। इसी प्रकार गैसियस स्टेट में भी मैटर की कोई शेप नहीं होती। और वॉल्यूम सॉलिड की डेफिनेट यानी कि फ़िक्स होती है, लिक्विड की भी फिक्स होती है, लेकिन गैस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करें तो सॉलिड को प्रेशर अप्लाई करके भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए सॉलिड्स जो हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लिक्विड्स
भी लगभग लो कंप्रेसिबिलिटी या नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन गैस जो है उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है। आपने अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर देखा होगा, तो एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या सीएनजी जिसकी हम बात करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको नाम ही उसका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, क्योंकि गैस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, इसलिए उसको सीएनजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो कि घरों में आप सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसका इसी वजह से ये नाम पड़ा है। फ्लूइडिटी जैसे मैंने बताया, सॉलिड्स जो हैं वो रिजिड होते हैं और लिक्विड जैसे आपने पानी देखा है वो आराम से बहता है नदियों में, झरनों में, तो फ्लो करता है, इसलिए उसके अंदर फ्लूइडिटी होती है, और गैस में भी फ्लूइडिटी होती है। तो अब आप इस वीडियो में सॉलिड, लिक्विड, गैस में शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी और स्पेस के आधार पे क्या फ़र्क होता है ये आप समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाऊंगा उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो दूसरे कंसेप्ट्स हैं, जैसे हम मैटर की स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन और मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, इसका डिटेल में आपको मैं अर्थ समझाऊंगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फ़र्क होता है, इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले क्या क्या कारक या फैक्टर्स होते हैं, और इवेपोरेशन का हमारी डे टू डे लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है, और हम कैसे किसी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको इस चैप्टर को समझने में मदद मिली होगी। थैंक्स।